Yes, hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about a web series called Loki. So without wasting time, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत होती है सन 2012 में एवेंजर्स की टाइमलाइन में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि सभी एवेंजर्स ने चित्तौरी आर्मी को हराते हुए अब लॉकी को पूरी तरीके से पकड़ लिया है। लेकिन वहीं पर हमें एंड गेम से रिलेटेड भी कुछ सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर आयरन मैन और एंट मैन मिलकर टेसरेक्ट को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी लिफ्ट से नीचे उतरकर आता है हल्क और गलती से टेसरेक्ट लोकी के हाथों में लग जाता है, और तभी वो वहां से अपने आप को टेलीपोर्ट करके गोबी डिजर्ट मंगोलिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद भी कुछ लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, तो वो उससे अपनी लैंग्वेज में बात करने लगता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती है, और थोड़ी देर में वहां पर टेलीपोर्ट होकर कुछ पुलिस वाले पहुंचते हैं, जिनकी लीडर का नाम होता है हंटर B-15, और वो उससे कहती है कि समय की रेखा के साथ छेड़छाड़ करने के अंजाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पहले तो लोकी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उनके पास में एक ऐसा गैजेट था जो कि समय को काफी धीमा कर सकता था, और वहीं वो शॉट मिलाकर दे दी थी लोकी को, जिसकी वजह से वो काफी स्लो मोशन में गिरने लगता है। और अब इसी के साथ उसे कैद कर ले आया जाता है TVA में, यानी कि टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी। रिसेप्शन पर एक बंदा बैठा होता है और वो कहता है कि आपके पास में जो भी है मुझे यहाँ पर जमा करवा दीजिए। हंटर ने लोकी के हाथ से जो टेसरेक्ट निकलवाया था वो वहीं पर जमा करवा दिया जाता है, और उसके बाद में उसे एक लिफ्ट में भेज दिया जाता है। लिफ्ट में एक रोबोट होता है जो उसे देखकर उसे छूने की कोशिश करता है, तो लोकी उसे कहता है कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, ये काफी महंगी एसगार्डियन पोशाक है। लेकिन तभी वो कंप्यूटर अपनी लेजर लाइट से उसकी पूरी पोशाक को जला देता है, और वहीं पर उसे टीविया की एक नई पोशाक दे देता है। वहां से नीचे पहुंच जाने के बाद में उसने आज तक जो भी गुनाह किए थे या जो भी कुछ चीज बोली थी, उन सभी बातों का कच्चा चिट्ठा एक नीचे अकाउंटेंट बैठकर लिख रहा था। और तभी वो उसे कहता है कि आपने जो भी चीजें बोली उन पर साइन करिए ताकि आप वेरीफाइड कहलाएंगे। तो वो उसे कहता है कि ये क्या मजाक है, और तभी वो उसे एक और पेपर निकाल कर देता है और कहता है कि आपको इस पर भी साइन करना है। अब हालांकि वहां पर लोकी ये सारे पेपर साइन करता है या नहीं करता, ये सीन वहां पर काट दिया गया है। इसके बाद में लॉकी एक और नए चेंबर में पहुंचता है, जहां पर उसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि क्या आप रोबोट हैं, और वो ऐसा कहता है कि मैं रोबोट तो नहीं हूं, क्योंकि अगर कोई भी रोबोट इस सेक्शन को पार करने की कोशिश करेगा तो वहीं पर जलकर भस्म होकर मर जाएगा। लेकिन वो रोबोट नहीं था, इसलिए वहां से निकल जाता है। इसके बाद में हमें एक बहुत ही बड़ा सा एक लॉबी दिखाई जाती है, जहां पर अंदर एंटर होने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है। वहीं पर एक शख्स और मौजूद था जो कि बिना टिकट लिए आगे पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर आगे पुलिस वाले उससे पहुंचने पर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास में टिकट है, और वो इंसान कहता था कि नहीं, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, और उसे वहीं पर अपने डंडे की नोक से भस्म कर दिया जाता है। इस बात को देखकर लोकी कहता है कि हाँ भाई, मेरे पास तो टिकट है, और वहीं पर टीवी में एक शो चलना शुरू हो जाता है, जिसे प्रेजेंट करने के लिए आई होती है मिस मिनट, और वो बताती है कि आज से हजारों साल पहले ब्रह्मांड में हर जगह बस तबाही मची हुई थी। सारे देश, सारी दुनिया और यहाँ तक कि सारी जाति प्रजाति आपस में लड़ा करती थी, और इसी वजह से समय की अलग अलग रेखाएं बन गई। इस वजह से समय के रक्षकों ने उन सभी रेखाओं को एक लय में बांध दिया। अगर आपने इन्फिनिटी वॉर का गुरुमा वाला सीन देखा था, जहां पर हल्क ने टाइम स्टोन गुरुमा से मांगने की कोशिश करी थी, तो गुरुमा ने भी यही बताया था कि समय एक धारा में चलता है। अगर तुम इसमें से एक भी हीरा निकालोगे, यानी कि एक भी मणि निकालोगे, तो समय की धाराएं अलग अलग हो जाएगी और उसे वापस से समेटना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यही सेम चीज हमें यहाँ पर भी बताई गई है, और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कई सारी टाइमलाइन है जिनकी मल्टीवर्स कहा गया है, और जो लोग अपने समय की रेखा के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि समय में आगे पीछे जाते हैं, उन्हें वेरिएंट्स कहा जाता है। और उन्हीं वेरिएंट्स को वापस से अपनी टाइमलाइन में पहुंचाने का काम हमारी ये पुलिस करती है, जिन्हें कि मिनट मैन कहा गया है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है एक्स प्रोवेंस फ्रांस में 1549 में, जहां पर इस कहानी का एक और कैरेक्टर जिसका नाम है मोबियस वहां पर पहुंचकर कुछ तहकीकात करने लगता है, और तभी वहां से एक छोटी सी लड़की भागती है। तो मोबियस उसे रोकता है और कहता है एफी के चुकोने से यहाँ कैसके पास से, यानी कि क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सारी लैंग्वेज फ्रेंच थी, एंड एज यू नो दैट तुम्हारा भाई तो फ्रेंच, स्पेनिश और मैंड्रिन लैंग्वेज का एक्सपर्ट है। वहीं उसका पीछे वाला पुलिस उसे कहता है कि उसके पास में मत जाइए, कि क्या पता वो कोई कातिल हो। मगर तब मोबियस उसे कहता है कि नहीं, मुझे उससे बात करने दो, क्या पता उसके बारे में उसे कुछ पता हो। और वो जब उसके पास में जाकर बात करने लगता है तो पीछे से पुलिस वाला उसे गालियां देने लगता है। तभी वहां पर मोबियस भी उसे कहता है कि इले ना मिस इल्ले कॉनिस्पा कैसे हम पढ़ ले, यानी कि वो एक पागल है, उसे नहीं पता कि हम किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। और तभी वो उसे उसके मोबाइल के अंदर एक चित्र दिखाता है और उसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तभी वो लड़की बताती है कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स आया जिसने इन सभी पुलिस वालों को जान से मार दिया। तो मोबियस उससे पूछता है कि आखिर वो कैसा दिखता था। तो वो लड़की बताती है कि उसकी शक्ल जैसे मानो कोई डेविल थी। और तभी उनके जाने का समय हो जाता है, लेकिन उससे पहले वहां पर एक शख्स और पहुंचता है जो कि TVA का ही एक एम्प्लॉय था, और वो आकर मोबियस को बताता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए काम है।
हमने लोकी को पकड़ लिया है। वहीं दूसरी ओर अब जब लोकी के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था तो जज उससे पूछती है कि क्या तुम अपने आप को गुनहगार मानते हो? तो लोकी कहता है कि आप लोग मुझे क्यों गुनहगार ठहरा रहे हैं? आखिर समय की चोरी मैंने नहीं की, समय की चोरी तो उस टोनी स्टार्क ने करी, क्योंकि उसी ने अनंत मणियों को खोजने के लिए समय में आगे पीछे का टाइम सेट किया। मैं तो बस खाली वहां से निकल कर आया था। तब वहां पर वो जज कहती है कि वो तो एक विधि का विधान कर रहा था, उसने जो किया वो इस समय के लोगों को बचाने के लिए किया, मगर तुमने उसका साथ नहीं दिया। तुमने तो बस वहां से बचकर निकलने की, भागने की कोशिश करी, जिसमें तुमने समय रेखा को तोड़ा और साथ ही इस पूरे टाइमलाइन के अंदर काफी सारे मल्टीवर्स क्रिएट कर दिए। इसलिए अगर तुम अपना गुनाह मानते हो तो हाँ करो, वरना मुझे कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। और तभी वहां पर लोकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर वो कर ही नहीं पाता। और तब हमें पता चलता है कि वहां पर यानी कि टीविया के अंदर किसी प्रकार का कोई भी जादू या फिर कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। एक तरफ तो लोकी को रीसेट करने के आदेश दे दिए जाते हैं, वहीं उसी समय पर मोबियस पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे इससे बात करने दीजिए। मैं जानता हूं कि ये सब खतरनाक है, मगर अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो शायद मैं आपके काम में कुछ मदद कर पाऊं। और वहीं से मोबियस को उससे बातचीत करने का एक मौका मिल जाता है। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है, उसे प्रीवियस उसकी यादें दिखाता है और कहता है कि आखिर तुम इतने मिस्चीफ क्यों, यानी कि तुम शरारतों के देवता क्यों माने जाते हो? तुम्हारे अंदर इतनी शरारत आई कहां से? क्या तुम्हें लोगों को परेशान करना पसंद है? तो लोकी कहता है कि नहीं, मुझे शरारत करने का शौक नहीं, ये तो बस करने का काम था जो मुझे करना पड़ा। और वो वहां से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन मोबियस के पास में था एक टाइम ट्विस्टर मशीन, जिसकी मदद से वो बार बार लोकी को अपनी चेयर पर बैठा दिया करता था। कुछ ही समय बाद में वहां पर हंटर पहुंचती है और कहती है कि मोबियस आपको किसी काम से बाहर आना पड़ेगा। और जब वो बाहर आकर अपनी जेब से उस टाइम ट्विस्टर को चेक करता है तो पता लगता है कि लोकी ने उससे वो टाइम ट्विस्टर मशीन चुरा ली है। और इसी की मशीन को चुराकर अब लोकी पहुंच जाता है वहीं रिसेप्शन पर जहां पर उसने टेसरेक्ट को रखा था। और वो उस शख्स को कहता है कि क्या तुम मुझे मेरा टेसरेक्ट वापस दे सकते हो? अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें मछली की तरह मार दूंगा। अब ये हालांकि एक दूसरी टाइमलाइन थी, तो वो इंसान जिसका नाम था केसी, वो समझ नहीं पाता कि आखिर मछली क्या होती है और मछली की तरह मसल देना क्या होता है। तो वो उसे टेसरेक्ट दे देता है, मगर तभी लोकी की नजर पड़ती है उसके ड्रॉर में पड़े अनंत मणियों पर, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स पर। तो वो उसे कहता है कि आखिर यहाँ पर ये अहम चीज क्या कर रही है? तो केसी बताता है कि ऐसी तो हमारे पास न जाने कितनी है, ये तो हम पेपर वेट की तरह यूज करते हैं। और तब जाकर लोकी को समझ में आता है कि अनंत मणियों तक का यहाँ पर जादू नहीं चलता। और अब वो फाइनली हार मानकर वापस से उसी चेंबर में आ जाता है जहां पर वो पहले बैठा था, क्योंकि उसके पीछे तो पूरी पुलिस फोर्स पड़ी थी। अब वहां पर वो अपनी यादों को देखने लगता है, जहां पर उसे अपनी माँ दिखाई देती है। अपनी माँ की टाइमलाइन को देख लेने के बाद में वो पहुंचता है थॉर रैग्नारॉक की टाइमलाइन में, जहां पर वो अपने पिता को भी देखता है। ऐसा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते उसे इन्फिनिटी वॉर और साथ ही एंड गेम तक के सारे विजन्स दिखाई देने पड़ते हैं। और जब उसे अपनी मौत दिखाई देती है, यानी कि थैनोस ने जब लोकी को गले से उठा रखा था और वो उसकी जब जान ले लेता है, तो लोकी सोचता है कि अगर ये सब कुछ सच है, ये मशीन अगर पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा अंत होना तय है। इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद में वहां पर मोबियस पहुंचता है, तो वहां पर लोकी उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अगर तुम चाहते तो मुझे एक ही मिनट में मार सकते थे, लेकिन तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो मोबियस उससे कहता है कि हमें एक भगोड़े की तलाश है और उसे तुम पकड़ने में हमारी मदद करोगे। तो लोकी उससे कहता है कि आखिर मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? तो मोबियस कहता है कि फ्यूचर में वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो तुम खुद हो। वहीं से सीन शिफ्ट होता है सलीना, ओक्लाहोमा 1858 में, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक खेत जैसी जगह जहां पर काफी सारा तेल बिछा हुआ था। वहीं पर जब मिनटमैन पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि एक वेरिएंट जो यहाँ से भागा है वो जरूर फ्यूचर से आया होगा और उसने तेल को यहाँ से ले जाने का सोचा होगा, मगर वो यहाँ से लेकर नहीं जा पाया। लेकिन ये सब तो एक शख्स की चाल थी और देखते ही देखते वो शख्स वहां पर आग लगा देता है। अब ये कौन है, यहाँ पर क्यों आया है और इसका मकसद क्या है? इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लोकी सीजन 1 एपिसोड 2। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से गॉड ऑफ मिसचीफ यानी कि शरारतों का देवता अब समय रक्षकों की कस्टडी में आ चुका था और वहीं पर उसे मोबियस ने एक काम दिया था एक भगोड़े को पकड़ने का। वो भगोड़ा और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही एक रूप था। और इसी के साथ एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहां पर सीन शिफ्ट होता है लोकेशन ओशकोश विस्कॉन्सिन 1985 में। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर इस समय में पहुंच चुका था और वहीं पर उसे पकड़ने के लिए 4 मिनटमैन पहुंचते हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो धोखाधड़ी करने वाला वो भगोड़ा, वो शख्स उन चारों को ही बेहाल कर देता है। लेकिन उस समय वो उन 3 को जान से मार देता है और एक को अपने साथ ले जाता है। अब ये आखिर अपने साथ किसे और क्यों लेकर गया है वो हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है टीविया के अंदर यानी कि टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी में,
जहां पर अब लॉकी को मोबियस के थ्रू यहां पर एक जॉब पर रख लिया गया था और यहीं पर मोबियस और उन दोनों के बीच में बातचीत भी दिखाई जाती है, जहां पर अब लॉकी को उन्हीं का एक वेरिएंट्स का एक जैकेट मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लॉकी ने अब टीवीए के लिए काम करना शुरू कर दिया है। और अब जैसा कि सभी मिनट्समैन को पता चल चुका था कि 1985 में ओशकोश के अंदर अभी समय की शाश्वत रेखा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो सभी भी अब वहां पर पहुंचकर तहकीकात शुरू करते हैं, जहां पहुंचने पर उन सभी को पता चलता है कि यहां पर 3 मिनटमैन्स की जान गई है और साथ ही 1 मिनटमैन यहां से गायब है। अब यहां पर लॉकी अपना शरारती देवता वाला दिमाग लगाने लगता है और उन सभी को बताने लगता है कि अगर 3 मिनट के अंदर तुम यहां पर नहीं रुके और यहां से बाहर निकल गए तो तुम सभी की जाने जाएगी, क्योंकि जिस शख्स ने ये पूरा जाल बिछाया है वो तुम सभी को जान से मारना चाहता है। और बातों ही बातों के अंदर वो उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है, जिससे कि समय की शाश्वत रेखा लाल रेखा को छू लेती है। अब यहां पर ये दोनों चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं। समय की शाश्वत रेखा वो होती है जो कि समय के बहाव को एक रूप में चलाने का काम करती है, और अगर कोई बाहरी शख्स या कोई बाहरी आतंकी इस समय के साथ छेड़छाड़ करता है तो वहां से एक नई टाइमलाइन बनना शुरू कर जाती है और इसे ही समय की लाल रेखा को टच करना कहा जाता है। और इन मिनट्समैन का काम यही होता है कि जब समय की कोई रेखा शाश्वत रेखा को छोड़कर लाल रेखा को टच करने लगे तो उस टच करने से पहले उन्हें अपना एक डिवाइस उस जगह पर रख देना होता है, ताकि वो वापस से टाइमलाइन को अपने ही टाइम क्राइटेरिया के अंदर ला सके और सब कुछ जो जैसा पहले था बिल्कुल वैसा हो सके। अब हालांकि यहाँ पर ये काम दिया गया था लॉकी को, जिससे कि अब अपनी काबिलियत उन सभी के सामने रखनी थी, मगर इस काम में वो नाकामयाब साबित होता है और इस बात से वहां की जो अदालत की जज होती है वो मोबियस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुमने इस पर विश्वास ही क्यों किया, जब तुम जानते हो कि लॉकी हमेशा धोखा देता है तो तुमने उस पर विश्वास करने की जरूरत क्यों करी। तो वहां पर मोबियस कहता है कि अब जो हमारे सामने दुश्मन है उसकी ताकतों को आप कम मत समझिए, क्योंकि वो फ्यूचर से ही आने वाला कोई लॉकी है जिसके पास में असीमित ताकत है और उसे रोकने जितना दिमाग हमारे पास में नहीं है। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम का लॉकी है। आप प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। और काफी टाइम तक समझाने के बाद में फाइनली जज उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका और दूंगी, अगर इस एक मौके में तुमने उस बुरे लॉकी को नहीं ढूंढा तो मैं इस वाले को तो डिलीट करूंगी और साथ ही तुम्हें भी सजा मिलेगी। अब इस बात से एक मौका मिल जाने के बाद में ये सीधा पहुंचता है लॉकी के पास में और उससे पूछता है कि आखिर बुरे लॉकी और तुम्हारे अंदर डिफरेंस क्या है। तो वहां पर ये वाला लॉकी कहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, ज्यादा स्मार्ट हूँ और साथ ही मेरा दिमाग उस वाले से तेज चलता है, क्योंकि मैं हर चीज को जानता हूँ, समझता हूँ और हर चीज को परखने के बाद में कोई रिजल्ट देता हूँ। तभी वहां पर मोबियस उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम कमजोर हो और जो सबको मार रहा है वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम अपने से ज्यादा ताकतवर लॉकी को तो कभी पकड़ ही नहीं सकते। वो उसे उकसाने लगता है। इस बात से लॉकी को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब इस बुरी लॉकी को पकड़ने में वो उसकी दिल से हेल्प करेगा। लेकिन मोबियस कहता है कि तुम तो हमेशा लोगों को चकमा देने में होशियार हो, अभी तक तुम लोगों के 50 से ज्यादा बार पीठ में चूरा भोंक चुके हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ में भी ऐसा करोगे या नहीं करोगे। तब वहां पर लॉकी कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं बुरा जरूर हूं, मगर मां की कसम इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा और बुरी लॉकी को पकड़कर अपनी छवि जो खराब हुई है उसे वापस से ठीक करूंगा। और इसी के साथ में मोबियस उसे काफी सारे पुराने वेरिएंट्स की केस फाइल पकड़ा देता है ताकि लॉकी उस पर पढ़कर अपनी रिसर्च को और तगड़ा करे और साथ ही बुरे लॉकी को पकड़ने में उनका साथ निभाए। और तभी उसे एक फाइल मिलती है जिसका नाम होता है इवेंट्स क्वेरी डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। उसे याद आता है कि वहां पर भी एक ऐसी फोर्स थी जिसका नाम था जीरो वेरिएंस एनर्जी। ये वही एनर्जी थी जो कि उन्हें 1985 में ओशकोश के विस्कॉन्सिन एरिया के अंदर डिटेक्ट हुई थी और ये सेम ही एनर्जी यहां पर भी डिटेक्ट हुई थी। इसका मतलब ये था कि ये सारी की सारी एनर्जी वहां पर जमा होती है जहां पर एक प्रलय का आना तय होता है। उसे याद आता है कि जब थॉर रैग्नारॉक में जब रैग्नारॉक एसगार्ड पर आया था और उसने एसगार्ड की पूरी प्रजा और साथ ही सभी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था, तो इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ तय था। समय के अनुसार जो चीज होनी थी वो होकर ही रही।
और अब इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए वो सीधा जाता है मोबियस के पास में, और वो वहां पर बैठकर लंच कर रहा था। तो वो उसी का लंच लेकर उसके सैलेड के अंदर ढेर सारा नमक मिलाता है और बताता है कि तुम ये समझो कि इस बाउल के अंदर जो तुम्हारा सैलेड है, इसे मान लो कि ये एसगार्ड है। अब वहां पर अगर तुम हल्क को इसके अंदर पटको, यानी कि समझ लो ये नमक, ये हल्क है, अब तुम यहां पर इसको पटक रहे हो, तो क्या वहां पर सर्टर के थ्रू इस एसगार्ड का विनाश होना रुका? नहीं रुका। इसका मतलब यह है कि अगर प्रलय आनी है तो वो आकर रहती है। वहां पर समय की शाश्वत रेखा के अंदर ऊपर नीचे होने वाले किसी भी बदलाव को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिक्स्ड है, जो होना है वो होकर रहेगा। अब ये बात थोड़ी थोड़ी वहां पर मूवीज को समझ में आने लगती है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो उससे कहता है कि हम एक ऐसी प्रलय वाली जगह पर जाएंगे जहां पर ये प्रलय आनी तय है और हमें इस बात का पता होगा, और तब हम वहां पर जाकर सिर्फ अपनी इस थ्योरी को चेक करेंगे कि क्या वहां पर कोई वेरिएंट छुप सकता है जहां पर प्रलय आने की 100% गारंटी हो। और इस बात से मोबियस और साथ ही लॉकी अब सीधा पहुंच जाते हैं पोम्पी, इटली में, जिसका समय था 79 ईडी। और यहाँ पर इन्हें पहले से ही पता था कि थोड़ी ही देर के अंदर अब प्रलय आने वाला है, और ये दोनों भी टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आए थे। लेकिन इनके यहाँ पर आने से समय की शाश्वत रेखा में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं देखा गया, और तभी वहां पर प्रलय भी आ गई। इसका मतलब लॉकी ने जो थ्योरी रखी थी वो बिल्कुल सही थी, यानी कि अगर कोई वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर ऐसी किसी टाइम में पहुंचता है जहां पर प्रलय बस आने ही वाली है, तो पुलिस यानी कि जो मिनटमैन्स हैं उन्हें उसकी लोकेशन का कभी भी पता नहीं चलेगा कि आखिर वो वेरिएंट्स हम सबको मारकर या फिर कोई जगह पर नुकसान पहुंचाकर किस लोकेशन पर पहुंचा है। वहां से वापस आ जाने के बाद में अब यहाँ पर मोबियस की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि एक टाइम पहले जब वो फ्रांस के अंदर ऐसे ही एक समय रेखा के बदलाव वाले वेरिएंट्स पर पहुंचे थे, मौका वारदात पर उन्हें एक च्युइंगम मिली थी। उस च्युइंगम का नाम था कैबलोई ब्लूबेरी च्युइंगम। और जब वो उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये च्युइंगम तो 1945 से सन 2080 तक के बीच में बेची जाती थी, वो भी अर्थ पर, यानी कि गैलेक्सी के पृथ्वी ग्रह पर। और तब वो दोनों मिलकर 1950 से लेकर 2080 के बीच में जितनी भी इस पृथ्वी पर प्रलय आई होती है, अब चाहे तो वो कोई भूकंप हो, चाहे कोई बादल से बिजली का कड़कना हो, या फिर कोई सुनामी हो, वो दोनों मिलकर सभी उन पहलुओं पर अपनी कड़ी नजर रखते हैं। और तभी वहां पर लॉकी को एक जगह मिल जाती है जिसका नाम होता है हेवन हिल्स, एल्बामा, सन 2050। और इसी बात की तहकीकात करने के लिए कि वहां पर वेरिएंट है या नहीं, अब ये पूरी टीम एल्बामा में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उन सभी के तैयार हो जाने के बाद में हंटर B-15 उन सभी को बताती है कि हमारा जिससे सामना होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो हर वक्त अपना रूप बदल सकता है और किसी को भी अपने वश में कर सकता है, इसलिए काफ़ी सतर्क रहना, तैयार रहना और लड़ने के लिए हर वक्त रेडी रहना। लॉकी कहता है कि क्या मुझे भी कोई हथियार मिलेगा, लेकिन B-15 उसे कोई हथियार देने से मना कर देती है। और इसके बाद में अब वो पहुंच जाते हैं हेवन हिल्स, एल्बामा में 2050 की टाइमलाइन में, जहां पर वो सभी पहुंचते हैं रॉक्सकार्ट स्टोर में। ये स्टोर काफ़ी बड़ा होता है, लाइक अ शॉपिंग मॉल। और वहां पर पहुंचने के बाद में हर कोई अलग अलग लोकेशन में जाकर उस वेरिएंट को ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी वहां पर लॉकी के सामने बुरा लॉकी आ जाता है और वो उससे बातचीत करता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम बुरे क्यों हो और यहाँ पर क्यों हो, और आखिर चाहते क्या हो, इन सभी चीज़ों के करने के पीछे तुम्हारा मेन रीज़न क्या है। तो वो वहाँ पर हंसने लगता है और एक के बाद एक रूप चेंज करने लगता है और उससे कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो तुम्हारी सोच से कई ज़्यादा है, तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे। तो लॉकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो, मगर तुम मेरे काम आ सकते हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और एक टाइम पर मैं समय रक्षकों से बात करके उनसे उनकी गद्दी ही छीन लूँगा, और उसके बाद में जब मैं खुद एक समय रक्षक बन जाऊँगा, जब ये पूरी गैलेक्सी मेरी हो जाएगी, तो मुझे अपने एक सेनापति की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना वो सेनापति तुम बन जाओ। लेकिन इन सभी बातों से उस बुरे लॉकी पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो खुद उन सभी का टाइम वेस्ट करना चाहता था। और यहाँ पे इस कहानी का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट रिवील होता है। बुरा लॉकी जब भी किसी मिनटमैन को मारता था तो वहां पर उनका वो टाइम डिवाइस चुराकर अपने साथ ले आया करता था, और यहाँ पर अब उसके पास में करीब 50 से ज़्यादा टाइम डिवाइसेस पड़े थे और उन्हें वो एक ही टाइम पर चला देता है, जिसकी वजह से समय की शाश्वत रेखा 50 से ज़्यादा भागों में विभाजित हो जाती है, यानी कि मोर देन 50 लाइंस
में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि अब हर कोई हक्का बक्का हो जाता है। और वहां पर अब बुरा लॉकी अपना असली फेस रिवील करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद एक फीमेल लॉकी होती है। अब हालांकि लॉकी उसे यहाँ पर पकड़ना तो चाहता था, लेकिन वो ये बात भी जानना चाहता था कि आखिर मेल लॉकी फीमेल लॉकी में कैसे बदल गया, और इसी बात को जानने के लिए अब वो उसके साथ निकल जाता है। वहीं पर उसका पीछा करते हुए जब तक वहां पर मूवीज पहुंचता तब तक वो वहां से निकल चुका था। और इसी सस्पेंस के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से फीमेल लोकी ने अब अपना फेस रिवील कर दिया होता है, और साथ ही अब ये सभी मिनटमैन्स की नजरों से बचकर वहां की लोकेशन से भागकर सीधा पहुंच जाती है TVA की मेन लोकेशन पर। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिस मिनटमैन को लास्ट टाइम इस फीमेल लोकी ने अपनी कस्टडी में लिया था, अब ये दोनों ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। और बातों ही बातों में ये फीमेल लोकी अब उससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर समय रक्षकों के लिए कितने रक्षक तैनात किए गए हैं। लेकिन जैसे ये बात उस सामने वाली मिनटमैन को समझ में आती है तो एकदम से वहां की लोकेशन चेंज हो जाती है और ये किसी दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। और अगेन वहां पर फीमेल लोकी अपनी बातों में उसे फंसाकर वापस से सेम ही क्वेश्चन रिपीट करती है कि समय रक्षकों के आसपास कितने सिपाही तैनात हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सारा कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रखा होता है फीमेल लोकी की तरफ से, जो कि मिनटमैन के पूरे दिमाग में उसने बैठा कर रखा था। ये सब कुछ तब चल रहा था जिस टाइम पर ओरिजिनल लोकी सभी TVA की टीम के साथ में रॉक्सकार्ट के शॉपिंग मॉल में पहुंचा था। और अब यहाँ पर कहानी दिखाई जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर फीमेल लोकी और साथ ही मेल लोकी ये दोनों पहुंच जाते हैं TVA के मेन हेडक्वार्टर्स में। और वहां पर पहुंचकर अपनी चालाकी और तेज फुर्ती के साथ में वहां पर मौजूद सभी सिपाहियों को हराते हुए समय रक्षकों के पास में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच वहां पर उनकी मेन जज भी पहुंच जाती है, और जैसे ही वो उनको मारने वाली होती है तभी वहां पर मेन लोकी उनके एक टैंपैड का इस्तेमाल करके वहां से उन दोनों को ही टेलीपोर्ट करके लेमेंटिस 1 पर पहुंच जाता है, जिसका टाइम फ्रेम होता है सन 2077 का, यानी कि 2077। यहाँ पर हमें लेमेंटिस 1 ग्रह दिखाया जाता है जिस पर अब चांद टूटकर गिरने वाला होता है। एंड सीरियसली गाइस, पिछले वाले 2 पार्ट्स के कंपैरिजन में इस वाले एपिसोड के CGI एंड VFX काफी ज्यादा बेहतर हैं। यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में झड़प हो जाती है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर तुमने हम दोनों को यहाँ लेमेंटिस 1 पर क्यों पहुंचाया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस ग्रह के ऊपर चांद गिरने वाला है और थोड़े ही टाइम के अंदर ये पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा और हम दोनों भी जान से मारे जाएंगे। तो लोकी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि मैंने शायद डीप रिसर्च नहीं करी, मगर कोई बात नहीं, हम अपनी चालाकियों से यहाँ से निकल ही जाएंगे। और जब वो टैंपैड को यूज करके उस टाइमलाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उस टैंपैड की बैटरी लो हो जाती है। और तब वहां पर फीमेल लोकी कहती है कि क्या तुम्हें इसे चार्ज करना आता है, इसे बिजली की जरूरत पड़ती है, ये किसी बैटरी वगैरह से नहीं चलता। और अब बिजली की तलाश में ये दोनों उसी ग्रह के अंदर लोकल लोगों के पास में पहुंचते हैं। मगर जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्रह, वो पूरा का पूरा शहर वहां से खाली हो चुका है। सारी जनता वहां से कहीं दूर जा रही है और तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई पड़ता है। वो दोनों ही उस घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और बातों ही बातों में वो वहां पर अपना नाम सिल्वी भी बताती है। अब यहाँ पर सिल्वी उस घर के अंदर पहुंचकर उसका दरवाजा तोड़कर वहां के घर की बिजली का यूज करने वाली थी, लेकिन वहीं पर एक औरत बैठी थी जिसके पास में गन थी, वो उसे शूट कर देती है। तब वहां पर लोकी हंसते हुए कहता है कि मोहतरमा, आप हम पर शूट मत कीजिए क्योंकि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, हम तो बस सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद चाहते हैं। वहीं पर लोकी को उसके घर के अंदर उसके पुराने पति की तस्वीर दिखाई पड़ती है, तो वो उसी का रूप बनाकर उसके सामने आकर कहता है कि मेरी जान, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन उसकी ये अटखलियां, उसकी ये चालाकियां भी उस औरत को पागल नहीं बना पाती और वो उस पर भी शूट कर देती है। अब दोनों ही यहाँ पर आकर उससे कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमने आपके घर पर आकर आपके साथ बदसलूकी की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर क्या करें, हमें आपके घर से थोड़ी सी बिजली की जरूरत है। तब वहां पर वो उसे लेडी उनकी मदद करने के लिए मना कर देती है। तो वहां पर लोकी कहता है कि ठीक है, आपको हमारी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मगर क्या आप हमें बता सकती है कि यहाँ पर शहर से सारे लोग कहां पर गायब हो गए। तब वहां पर वो लेडी बताती है कि थोड़े टाइम के अंदर एक आर्क नाम का स्पेसशिप इस ग्रह से निकलने वाला है और ये सारे लोग यहाँ के मेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन से एक रेल निकलने वाली है जो कि सीधा उस स्पेसशिप तक पहुंचेगी। और वहीं से ये दोनों अब पहुंच जाते हैं इस ग्रह के मेन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि अंदर जाने के लिए तो टिकट्स की जरूरत है
और इन दोनों के पास तो टिकट होती नहीं है। तो यहाँ पर लोकी अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है और अपने आप को उन्हीं के सैनिकों में से एक बनाकर अपने साथ में सिल्वी को लेकर उसके अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद में अब ये दोनों अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। दोनों के ही बीच में आपस में ये बातें चल रही होती है कि वो समय रक्षकों से किस तरीके से टकराएंगे और अपने आप को फ्री करवा लेंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में टीवी ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी समय रेखा या फिर किसी भी टाइम लाइन के अंदर पहुंचकर ऑल्टरनेटिव वेरिएंट्स को पकड़ सकती है। और अगर इन दोनों को ही उन सभी से बचना है तो इसके लिए समय रक्षकों से बढ़िया उपाय और कोई भी नहीं हो सकता। इन दोनों की बातों में हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर लोकी अपनी मॉम से काफी ज्यादा प्यार किया करता था और साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं एक अडॉप्टेड हूँ, मैंने उन्हीं से ही अपने सारी जादू की कलाएं सीखी है, मेरा इल्यूजन, मेरी मैजिकल ट्रिक्स, ये सब कुछ मैंने अपनी मॉम से सीखा है। वहीं पर सिल्वी भी बताती है कि मुझे किसी ने कभी कुछ नहीं सिखाया, ये सब कुछ मैंने खुद से सीखा है। मैं जब भी किसी को टच करती हूँ तो उसे अपने दिमाग की शक्तियों से काबू करके उस पर एक ऐसा इल्यूजन फैला सकती हूँ जिससे कि मैं सब कुछ काबू कर सकती हूँ और वो ख्याल और साथ ही वो बातें भी निकलवा सकती हूँ जो कि काफी गहराई में दबी हुई होती है। तब वहां पर लोकी कहता है कि आखिर तुमने उस मिनटमैन को क्यों कैद कर रखा था। तब वहां पर वो बताती है कि मुझे उसकी यादों में जाने के लिए 100 सालों तक पीछे जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जिन पर मैं मिनटों में काबू कर लेती हूँ, मगर कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जिन्हें काबू करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती है। तब वहां पर लोकी कहता है कि 100 साल, इसका मतलब ये है कि समय रक्षकों ने उसे नहीं बनाया। तब वहां पर सिल्वी कहती है कि हाँ, वो तो पहले एक इंसान थी और 100 सालों पहले वो पृथ्वी पर ही रहा करती थी। उसका फेवरेट प्लेस एक रेस्टोरेंट था जहां पर वो हमेशा एक जूस पीने के लिए जाया करती थी। और तब वहां पर लोकी की बत्ती जलती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि मोबियस ने उससे कहा था कि हम सभी का निर्माण समय रक्षकों ने किया है, हम ना तो कहीं से पैदा हुए हैं और ना ही कहीं से लाए गए हैं। मगर सिल्वी की बातों से उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर टीवी में जो भी शख्स काम कर रहा है वो एक टाइम पर कभी एक वेरिएंट हुआ करता था। सफर काफी लंबा था और उन्हें दूर तक जाना था, इसी वजह से अब वहां पर सिल्वी थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाती है। लेकिन लोकी तो अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला था और वो वहां पर मौजूद ड्रिंक्स का एंजॉयमेंट करने लगता है, नशे में धुत होकर गाना गाने लगता है खुद की स्पेशली लैंग्वेज में, जो कि योटनहाइम की स्पेशल लैंग्वेज थी। और वहां पर सभी लोग उसका गाना सुनकर नाचने लगते हैं, खुशी का माहौल हो जाता है। मगर इसी बीच वो अपनी असली पोशाक में आ जाता है। तब वहां पर सिल्वी उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी ड्रेस कहाँ है, जिस ड्रेस के अंदर तुम यहाँ पर आए थे, अगर इस ड्रेस में नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। और ऐसा होता भी है। थोड़ी ही देर में वहां पर उसी ग्रह के पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जिनसे थोड़ी देर पहले उनका सामना हुआ था और वहां पर एक धड़ाधड़ फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ तो मेल लोकी उन सब की बैंड बजा रहा था, वहां पर फीमेल लोकी उन सभी को धूल चटा रही थी। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो सभी मिलकर खिड़की से मेन लोकी को बाहर फेंक देते हैं और सिल्वी को याद आता है कि टेम्पेट तो उसी के पास में है। अब वो भी फटाफट से उसके पास पहुंचती है क्योंकि वो जानती थी कि जब तक टेम्पेट हमारे पास में नहीं आएगा हम किसी और जगह पर टेलीपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ट्रेन से उतर जाने के बाद में अब ये दोनों काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और फिर सिल्वी उससे कहती है कि अब तुम टेम्पेट मुझे दे दो, अगर तुमने अभी भी कोई चालाकी करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो लोकी फाइनली अब उसे वो टेम्पेट देता है, लेकिन तब तक हमें पता चलता है कि उस टेम्पेट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी हालत इतनी चकनाचूर हो चुकी थी इस फाइटिंग की वजह से कि वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब इनके पास में टेलीपोर्ट होकर यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि ये लोग जानते थे कि कुछ ही समय के बाद में अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चांद टकराने वाला है और ये पूरा ग्रह नष्ट होने वाला है। तो हमें जितना जल्दी हो सके फटाफट आर्क रॉकेट पर पहुंचना ही होगा। और ये वहां से अपना सफर पैदल चलकर करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे चलते चलते अब ये उस मोमेंट उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रॉकेट लॉन्च होने ही वाला होता है। यहाँ पहुंचने पर वो देखते हैं कि उस रॉकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही जा रहे हैं और गरीब लोग जिनके पास में टिकट का पैसा नहीं था वो सभी वहां पर नीचे खड़े होकर झगड़े और दंगे फसाद करने लगते हैं। वहां की पुलिस भी उन्हें रोकने लगती है कि आप सभी को बिना टिकट के उस रॉकेट में जाने की परमिशन नहीं है। तो इसी वजह से उन गरीब लोगों में और पुलिस वालों में जंग छिड़ जाती है। एक तरफ तो यहाँ पर पुलिस वाले उन सभी को मार रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर अब लोकी और साथ ही सिल्वी उस स्पेसशिप में बैठकर उसे हैक करके वहां से निकल जाने की प्लानिंग बनाते हैं और उन सभी पुलिस वालों से टकराकर उनसे बचते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। एंड सीरियसली गाइज, यहाँ पर भी हमें इस कहानी के सबसे बेटर CGI एंड VFX दिखाए जाते हैं। और इसके म्यूजिक के बारे में तो क्या ही कहना, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये सारा एक्सपीरियंस खुद डिज्नी हॉटस्टार पर करें। एक तरफ तो ये लोग अपनी भागनाची के अंदर उस रॉकेट तक
तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर उस समय तक टोटल 12 घंटे बीत जाते हैं, जो कि कयामत का समय होता है। और ये वो समय होता है जब चांद इस ग्रह से टकराने वाला होता है। और इसी सीन के बीच में हम देखते हैं कि वहां से कुछ उल्का पिंड आकर तेज गति से उसी रॉकेट से टकरा जाते हैं, जो कि इस ग्रह से निकलने की आखिरी उम्मीद होता है। और अब इनकी लास्ट उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज हम इसके 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से अब ये पूरा का पूरा टीवी है जो कि हर चीज पर नजर रखता है, उसकी नजर लोकी पर भी होती है। और वहीं पर लोकी अब अपनी जान को बचाने के लिए सिल्वी के साथ में लेमेंटिस 1 पर पहुंच जाता है, जहां पर वो ग्रह खत्म होने की कगार पर था और उनके 12 घंटे पूरे हो चुके थे। और उसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एसगार्ड। वहां पर एक छोटी सी बच्ची अपने खिलौनों के साथ में खेल रही होती है, और तभी वहां पर कुछ मिनटमैन आकर उस बच्ची को वेरिएंट बताते हैं और उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। तो वो बच्ची कहती है कि आखिर मैंने किया क्या, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और मुझे कहां पर लेकर जा रहे हैं। मगर वो सभी मिनटमैन उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे पकड़कर सीधा टीवीए के हेडक्वार्टर्स में ले आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनकी लीडर होती है ये और कोई नहीं बल्कि जज रवोना होती है, और वो बच्ची भी और कोई नहीं बल्कि अपने चाइल्डहुड वाली सिल्वी ही होती है। और जिस तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में लोकी को यहाँ पर लेकर आया गया था, वही सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अब वहां पर सिल्वी के ऊपर भी लागू होते हैं। उसे भी वहां पर पेपर्स पर साइन करना पड़ता है और साथ ही अदालत में पेश होना पड़ता है। मगर वहीं पर वो एक चाल खेल जाती है और जोरदार काट खा जाती है रवोना के हाथ पर, और उसका टैम्पेट लेकर वहां से भाग जाती है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हमें दिखाई जाती है जज रवोना, जो कि अब अपने तीनों टाइम कीपर्स यानी कि समय रक्षकों के सामने आकर कहती है कि हम जल्द ही उन दोनों वेरिएंट्स को पकड़ लेंगे। वहीं पर अब हमें दिखाया जाता है मोबियस और जज रवोना के बीच का कन्वर्सेशन, जहां पर मोबियस को रवोना काफी डांटती और उसे कहती है कि तुम्हारी बातों में हमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज ये दोनों वेरिएंट्स फरार हैं। अगर हमने तुम्हारी बात पर भरोसा न करके उसी टाइम अगर लोकी को इरेज कर दिया होता तो आज हमें ये वक्त ना देखना पड़ता। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अब लेमेंटिस 1 पर, जहां पर अब लोकी और साथ ही सिल्वी दोनों आपस में बैठकर ये बात कर रहे थे कि ये ग्रह अब खत्म होने की कगार पर है, 12 घंटे खत्म होने में अब बस कुछ ही समय बचा है और धीरे धीरे करके ये पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। और अब जैसा कि इन दोनों को ही पता था कि ये अब इनका आखिरी समय है, तो ये बैठकर अपनी प्रीवियस बातें करने लगते हैं, जिनमें सिल्वी बताती है कि वो काफी छोटी थी जब यहाँ पर उसे लेकर आया गया, मगर उसका कोई कसूर नहीं था, इसलिए वहां पर उसने रवोना का टैम्पेट चुराया और समय के प्रलय वाली जगहों पर भागती और छिपती रही। उसने ऐसी हजारों तबाहियां देखी अपने इस पूरे जीवन काल में, और आज उसका खुद ही का अंत एक प्रलय के आने से होने वाला था। दूसरी ओर टीवीए हेडक्वार्टर्स में अब मोबियस समय रेखा पर अपनी नजर गड़ाए था और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो दोनों ही वेरिएंट्स किस टाइमलाइन के किस प्रलय वाले क्षेत्र में होंगे, क्योंकि अगर उन दोनों को नहीं बचाया गया तो उनके फ्यूचर प्लान्स भी खराब हो सकते थे। यहाँ अब लेमेंटिस 1 पर वो सारी तबाहियां, वो सारे ग्रह अब नष्ट होने की कगार पर आ चुके थे और ये दोनों अपने हाथों में हाथ लेकर अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे थे। मगर वहीं हेडक्वार्टर्स में हमें दिखाया जाता है कि प्रलय के आने से थोड़ी देर पहले वहां पर एक रेड कलर की रेखा निकलने लगती है, और तभी इन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों वेरिएंट्स लेमेंटिस 1 पर हैं, और इस समय रहते वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को ही अपने साथ में कस्टडी में लेकर यहाँ टीवीए में आ जाते हैं। अब इन दोनों को ही अलग अलग रूम में बिठाकर इनसे पूछताछ करी जाती है। वहां पर लोकी के पास तो पहुंचता है मोबियस, वहीं दूसरी ओर अब सिल्वी के पास में पहुंचती है रवोना। मोबियस आकर लोकी से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, यहाँ से भागने की कोशिश क्यों की? हमने तो तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारा भविष्य सुधारने की कोशिश करी, मगर तुमने तो हमारी ही पीठ में छुरा भोंक दिया। अब वहां पर लोकी उसे कुछ बताना नहीं चाहता था, इसी वजह से मोबियस को गुस्सा हो जाता है और वो उसे एक टाइम लूप में फंसा देता है। उस टाइम लूप के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो अगेन टू अगेन रिपीट होने लगती है। वहां पर लोकी अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड सिफ से मिलता है। सिफ उसे वहां पर आकर कहती है कि तुमने मेरे बाल क्यों काटे, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, तुम नकारा और कमीने किस्म के इंसान हो, और वो उसे वहां से मारकर निकल जाती है। और यही सेम चीज अगेन रिपीट होती है। लोकी को वापस से वही डायलॉग सुनने पड़ते हैं और वही जूते अगेन खाने पड़ते हैं। ऐसा 3-4 बार होता है। इससे लोकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फाइनली उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर तब वहां पर सिर्फ कहती है कि तुम अकेले ही थे और अकेले ही रहोगे, तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। वो अगेन मारकर उसे वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मोबियस और साथ ही रवोना पर।
जो कि साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फाइनली हमने उन दोनों ही वेरिएंट्स को पकड़ लिया और अब तो ये खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्यों ना थोड़ी थोड़ी ड्रिंक हो जाए। और वहीं पर ड्रिंक करते करते वहां पर मोबियस अब रवोना से पूछता है कि आखिर तुमने सिल्वी के साथ में क्या बातचीत करी, मुझे भी उसके बारे में जानना है और इसके साथ ही मैं C20 के बारे में भी जानना चाहता हूं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब C20 को देखा था तो उसकी हालत खराब थी। तो वहां पर रवोना कहती है कि वो मारी गई, उसकी हालत नहीं थी कि वो हमें ठीक से जवाब भी दे पाए। ये बात सुनकर मोबियस को काफी दुख होता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे सिल्वी की कस्टडी क्यों नहीं दी, क्योंकि मुझे तो उससे भी बातचीत करनी थी। ये दोनों ही लोकी कुछ बड़ा प्लान करने वाले, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। तो रवोना कहती है कि तुम्हें उसके बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे तुम्हारी जान की परवाह थी। एक्चुअली वहां पर रवोना मोबियस से कुछ सच्चाई छिपा रही थी जिसे वो पता लगाना चाहता था और इसीलिए वो एक चाल खेलता है। अपने हर वेरिएंट को पकड़ लेने के बाद में उनसे मिली चीजों को वो बीइंग अ ट्रॉफी अपने ऑफिस में लगाया करते थे। तो वहां पर मोबियस अब रवोना को कहता है कि इस तलवार को क्यों ना तुम अपनी ट्रॉफी शेल्फ में लगा लो। और जैसे ही वहां पर रवोना उस तलवार को अपनी ट्रॉफी शेल्फ में लगाने जाती है तो पीछे से मोबियस उसका टैंपैड अपने टैंपैड के साथ में बदल देता है और वहां से उसे कहकर निकल जाता है कि मैं थोड़ा थका हुआ हूं और मुझे रेस्ट की जरूरत है। साइड में जाकर जब वो उसका टैंपैड चेक करता है तो उसे C20 की फुटेज मिलती है जिसकी कस्टडी और साथ ही उससे पूछताछ और कोई नहीं बल्कि खुद रवोना कर रही थी और उसे इस बात को कहने पर मजबूर कर रही थी कि तुमने अपनी पास्ट में जाकर क्या क्या देखा। ये सारी बातें जब मोबियस को पता चलती है तो उसे माइंड में क्लिक होता है कि जरूर इनके पीछे कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं। तभी वहां पर रवोना मुझे सच्चाई बताने से कतरा रही थी और वो वापस से अब लोकी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने सिल्वी के साथ में जाकर क्या देखा। तो वहां पर लोकी उसे बताने की कोशिश करता है कि ये टीवीए है जो कि सबसे बड़ा धोखेबाज है। तुम लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि टीवीए ने तुम लोगों को बनाया, मगर तुम्हारी खुद की भी कभी कोई लाइफ थी, तुम भी कभी अपनी एक जिंदगी में जिया करते थे। और ये बात सुनने के बाद में अब मोबियस उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और ये दोनों अब आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो इसकी और तहकीकात कर सकें। वहीं दूसरी ओर अब जब B15 सिल्वी उसको पकड़कर लेकर आई थी तो सिल्वी उससे कहा था कि तुम्हारी ये जिंदगी नहीं है और तुम भी यहाँ पर झूठ के बलबूते पर जी रही हो। ये बात उसे काफी खलती है और इसीलिए वो उसके पास पहुंचकर उसे एक टाइम लूप में लेकर जाती है। वही टाइम होता है 2077 का, जहां पर रॉक्सकार्ट के अंदर उन्होंने ही पहली बार मुलाकात करी थी। वहां पर B15 उससे कहती है कि आखिर तुम किस सच के बारे में कह रही थी, मुझे सब कुछ बताओ। तो वहां पर सिल्वी उसके दिमाग पर हाथ रखकर उसे उसकी प्रीवियस यादों में ले जाती है, जहां पर वो अपनी पुरानी यादों, अपनी पुरानी लाइफ, अपने पुराने सभी दोस्तों को देख पाती है और इन सभी चीजों की वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और तब उसे लगने लगता है कि हाँ, हम सभी को टीवीए ने नहीं बनाया, बल्कि हम सभी भी खुद एक वेरिएंट हुआ करते थे जिन्हें टीवीए ने हमारी लाइफ से निकालकर यहाँ पर कैद कर दिया। यहाँ मोबियस और लोकी जब साथ में निकल रहे होते हैं अपने काम को और भी ज्यादा प्रोग्रेस में डालने के लिए, वहीं पर अब पहुंच जाती है रवोना उनके सामने अपनी टीम के साथ में और कहती है कि शायद तुमने मेरा टैंपैड रख लिया है और अब वक्त आ गया उसे वापस लेने का। तब वहां पर मोबियस उससे कहता है कि मैं जानता हूं रवोना कि तुम कोई ना कोई सच तो मुझसे छिपा रही हो और तुमने मुझसे पूछा था कि अगर तुम्हें किसी समय किसी वक्त में जाने का मौका मिले तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में जाऊंगा जहां से तुम लोग मुझे पकड़कर लेकर आए हो। और अब जब रवोना को ये बात पता चल चुकी थी कि मोबियस को यहाँ की सच्चाई धीरे धीरे पता लगने लगी है तो वो उसे वहीं पर मिटा देती है और अब रवोना, लोकी और साथ ही सिल्वी को लेकर पहुंच जाती है समय रक्षकों के पास में और कहती है कि तुम्हारी सजा ये समय रक्षक ही तुम्हें देंगे। और जब लोकी वहां पर समय रक्षकों को देखता है तो कहता है कि तुम लोग झूठ कहते हो, तुम लोगों ने हमें नहीं बनाया बल्कि हमारी जिंदगी से हमें यहाँ पर लेकर आए हो। और जैसे ही वहां पर समय रक्षक उन्हें सजा सुनाते हैं जान से मार डालने की, मगर तभी वहां पर उनका साथ देने के लिए पहुंच जाती है B15 और अपनी चालाकियों के साथ में वो वहां पर मौजूद सभी मिनट्समैन का सामना करने लगता है और उसका साथ देने के लिए अब सिल्वी भी उन सभी का मुकाबला करने लगती है। और इसी बीच लड़ाई के अंदर अब सिल्वी तलवार फेंक कर मार देती है एक समय रक्षक के गले पर और उसका गला कटकर जमीन पर आकर गिरता है। और तब इन लोगों को पता चलता है कि ये समय रक्षक असली नहीं बल्कि ये तो रोबोटिक्स है, इनके अंदर तो कोई जान ही नहीं थी, ये तो बस यहाँ पर लोगों को यूं ही डरा कर रखने के लिए रखे गए थे।
तो आखिर असली सच क्या है, हमें इसका पता लगाना ही होगा। मगर तभी वहां पर पीछे से रवोना आकर लोकी को मिटा देती है और इस बात से अब तो सिल्वी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि वो लोकी से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी। इसीलिए अब वो रवोना के सर पर उस मशीन को रखकर कहती है कि अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा कि आखिर इन सब के पीछे सच्चाई क्या है और समय रक्षकों के पीछे की क्या कहानी है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लेकिन वहीं पर हमें इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहां पर लोकी एक जगह पर उठता है और कहता है कि क्या मैं जिंदा हूं, और तभी वहां पर 3 शख्स आकर उसे कहते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ में चलो। आज हम इसके सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से सिल्वी ने वहां पर मौजूद समय रक्षकों की मुंडी उड़ाकर वहां की असलियत का पता लगाने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर लोकी को अब एक वॉइड में भेज दिया गया था। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हमें टीवीए दिखाया जाता है और वहीं पर सीन जूम होते हुए शिफ्ट होता है फॉर ऑल टाइम ऑलवेज के अंदर। ये वही जगह होती है जहां पर तीनों रोबोटिक समय रक्षक मौजूद होते हैं और वहीं से सीन शिफ्ट होता है वॉइड में, जैसे कि शून्य भी कहा जाता है। और वहां पर लोकी अपने और भी अलग अलग वेरिएंट से मिलता है, जिनके अंदर उसके 3 वेरिएंट्स हमें दिखाए जाते हैं। एक होता है कालू लोकी, एक होता है ओल्ड, एक होता है चाइल्ड और एक होता है एलिगेटर लोकी। वहीं दूसरी ओर अब सिल्वी पूरी तरीके से रवोनों के ऊपर हावी हो चुकी थी। वो से कहती कि अब तो तुम्हें सब कुछ सच्चाई बतानी होगी कि आखिर समय रक्षक है कौन और बैठे कहां पर है और उनका इस टीवी को बनाने के पीछे मकसद क्या है। तो वहां पर रवोना कहती है कि मुझे भी आज तक इनके बारे में कंप्लीट सच्चाई नहीं पता है। अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हम ये मिलकर पता लगा सकते हैं कि आखिर टीवी के रचयिता है कौन और इस पूरी संस्था को चला कौन रहा है। और बातों ही बातों में वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। तब वहां पर रवोना कहती है कि मैं मिस मिनट से बात करके इस पूरे समय की शुरुआत और समय के अंत के बारे में पता लगा सकती हूँ। इस बात से अब सिल्वी भी एग्री करती है और वहां पर मिस मिनट अब इस समय की शुरुआत से रिलेटेड फाइल्स को ढूंढने लगती है, मगर उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। तो वहां पर वो कहती है कि क्यों ना हम इसके अंत के बारे में खोज करें। तब यहाँ पर एक चीज रिवील होती है कि समय के रचयिता जरूर समय के अंत के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रलय आने वाली जगह पर पूरा का पूरा समय एकदम एक्यूरेट फिट होता है, यानी कि उसकी समय की रेखा को तोड़ा नहीं जा सकता और कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन भी नहीं बनाई जा सकती। इसका मतलब यह है कि जहां पर समय का अंत होगा वहीं पर कहीं ना कहीं समय रक्षक छुपे बैठे होंगे। वहां पर मिस मिनट सिल्वी का टाइम वेस्ट करने के लिए एक टाइम स्पेसशिप के बारे में भी बातचीत करती है। तो सिल्वी कहती है कि ठीक है, मुझे उसके बारे में फाइल निकाल कर बताओ। लेकिन ये सारी चाल तो रवोना और साथ ही मिस मिनट का उसका टाइम वेस्ट करने के लिए था। और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे मिनटमैन्स आकर उसका सामना करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है सभी लोकी के वेरिएंट्स पर, जहां पर मेन लोकी उन सभी को कहता है कि आखिर मैं हूं कहां पर, ये जगह कौन सी है और आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब वहां पर चाइल्ड लोकी उससे कहता है कि अपना रोना बंद करो, अगर एलॉयथ ने तुम्हारी आवाज सुन ले तो वो तुम्हें जिंदा निकल जाएगा। साथ ही हमें यहाँ पर कटी मुंडी की मुर्गियां भी दिखाई देती है, जो कि दिखने में काफी कूल थी। और इसके बाद में ये सभी लोकी अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर अंडरग्राउंड में एक सीन भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर में थॉर का हैमर और फ्रॉग वाला थॉर भी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अब जब सारे मिनटमैन वहां सिल्वी को पकड़ने के लिए पहुंच चुके थे, तो सिल्वी कहती है कि या तो तुम मेरा साथ दो और या फिर मैं अपने आप को ही वॉइड में भिजवा दूंगी। और जब उसके पास में और कोई रास्ता नहीं होता, तब ओनी की छड़ी को अपने आप के ऊपर यूज करके अपने आप को मिटा लेती है और सीधा शून्य में यानी कि वॉइड में पहुंच जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट लोकेशन पर, जहां पर सारे लोकी मिलकर अपनी प्रीवियस बातों को एक साथ शेयर कर रहे होते हैं। कालू लोकी बताता है कि उसने कैप्टन अमेरिका और साथ ही आयरन मैन को जान से मारकर सत्ता हासिल कर ली। वहीं पर चाइल्ड लोकी कहता है कि मैंने थॉर को जान से मार दिया, इसीलिए मुझे टीवी ने पकड़कर यहाँ शून्य में भेज दिया। वहीं पर क्लासिक लोकी यानी कि ओल्ड लोकी बताता है कि जब थैनोस ने उसको जान से मारने की कोशिश करी तो उसने अपना ही एक इल्यूजन बनाकर वहां नकली लोकी को खड़ा कर दिया और खुद एक जगह जमीन में छुपा रहा। और जब थैनोस की शिप वहां से चली गई तो वो एक आइसोलेटेड ग्रह में पहुंच गया और कई सालों तक वहां पर छिपा रहा। मगर जब उसे अपने भाई की याद आई तो वो अपने भाई से मिलने के लिए जैसे इस ग्रह से बाहर निकला तो वहां पर टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी के लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया और यहाँ शून्य में मरने के लिए फेंक दिया। वहीं पर अपना लोकी बताता है कि आपने कहा था कि एलॉयथ एक जिंदा दानव है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो जिंदा है तो कभी ना कभी मरेगा तो जरूर। वी आर स्पेशलाइज्ड इन सर्वाइवल, तो इसका मतलब ये है कि हम तो फाइट भी काफी अच्छे तरीके से करना जानते होंगे, तो क्यों ना हम उससे लड़ने की कोशिश करें। मगर तभी जोर जोर से सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि रवा बेटा वाह मौज कर दी, रथ हम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। मगर तभी वहां पर लोकी कहता है कि अगर उसे जीतना है तो उससे लड़ना तो पड़ेगा ही। इसी बीच वो सीक्रेट लोकेशन का ढक्कन खोलकर वहां से जाने लगता है, जिस पर हिंदी में आ लिखा हुआ होता है। और तभी वहां पर प्रेसिडेंट लोकी पहुंच जाता है।
वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है हमारी सिल्वी पर, जो कि एक बस के अंदर मौजूद होती है। और जैसे ही वो अपने आप को संभाल कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी वहां पर अलाइथ आ जाता है और वो उसे पकड़कर जॉन से मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि सिल्वी के पास में एन्चेंटमेंट की पावर होती है, यानी कि किसी भी शख्स या फिर किसी भी जीव को छूकर उसे वश में कर देने की ताकत। तो वो जैसे ही उस बादल को छूती है तो वो 1 सेकंड के लिए उसकी ग्लिम्पस में पहुंच जाती है, यानी कि उसके समय के आर पार देख पाती है और ये भी देखती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा कैसल यानी कि एक बहुत ही बड़ा किला मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ इतना फास्ट होता है कि वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती और वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच हम वहां पर मोबियस की गाड़ी को आता देखते हैं और मोबियस उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से निकाल लेता है। वहीं दूसरी ओर अब प्रेसिडेंट लोकी अपने बाकी सभी चूचों के मुरब्बों के साथ में उन सभी को जान से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ पर अब मेरा राज होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि गॉड ऑफ मिसचीफ जो कि हर वक्त सत्ता पाने और एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर इस लोकी के साथ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जिन लोगों पर इसने विश्वास किया था वही लोग अब इसके साथ दगाबाजी कर देते हैं। और यहाँ पर एक काफी फनी मोमेंट भी क्रिएट होता है जहाँ पर एलिगेटर लोकी इस प्रेसिडेंट लोकी का हाथ खा जाता है और वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं पर अब बाकी सारे लुटेरों और लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके अंदर ओल्ड लोकी अपने इल्यूजन की पावर की मदद से वहां पर खुद के ही डुप्लीकेट्स बनाकर एक पोर्टल को ओपन करके वहां से उन तीनों को निकलवा लेता है। अब एक तरफ तो सिल्वी और मोबियस उस बड़े से क्लाउड मॉन्स्टर यानी कि उस अलाइथ से जान से बचकर भाग रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर अब ये चारों लोकी उस बड़े से अलाइथ को मारने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हमें उसके अंदर जाने का मौका मिल जाए तो हम कैसे भी करके उसके सीने से उसका दिल निकाल कर उसे खत्म कर देंगे, इसलिए हमें उसका ध्यान बटाना पड़ेगा। और तभी वहां पर चाइल्ड लोकी अपने एक डिवाइस की मदद से एक बहुत ही बड़ा शिप आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब जिंदा चीज को देखकर अलाइथ का मन तो उसे खाने के लिए भागता है और जैसे एलॉयथ वहां पर आता है तो लोकी अपनी स्ट्रेटजीज बताने लगता है कि हम यहां से घुसेंगे वहां से घुसेंगे, मगर 2 सेकंड के अंदर ही एलॉयथ अपना काम करके सभी को खाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तो लोकी का प्लान टाएं टाएं फेस हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि हमें थोड़ी सी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहीं उस वक्त वहां पर अब सिल्वी और मोबियस भी पहुंच जाते हैं और लोकी जैसे ही वहां पर सिल्वी को देखता है तो खुशी के मारे फूला नहीं समाता और उससे गले मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई, क्या तुम्हें भी मिटा दिया गया? तो वहां पर सिल्वी कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया। वहीं सीन शिफ्ट होता है अब टीवी के अंदर, जहां पर रवोना पहुंचती है हंटर B-15 के पास में और उसे कहती है कि आखिर तुमने टीवी के साथ में गद्दारी क्यों करी? तो B-15 कहती है कि अगर टीवी है ही क्या, उसने तो खुद हम सभी के साथ में गद्दारी करी है, क्या तुम्हें खुद अपने पास्ट के बारे में पता है? और तब रवोना ये सोच में पड़ जाती है कि जब उसे खुद के पास्ट के बारे में नहीं पता और आखिर ये टीवी बनाया किसने है, इन सभी के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो B-15 को क्या भूलेगी। और तभी वो मिस मिनट को समय रक्षकों के रिगार्डिंग एक बात बोलती कि जितना जल्दी हो सके समय रक्षकों से मेरी बात करवाओ क्योंकि उनकी जान खतरे में है। वहीं दूसरी ओर अब वॉइड के अंदर सारे लोकी एक साथ मोबियस के साथ में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। वहीं पर अपना मेन लोकी अब सिल्वी के साथ बैठकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और जैसा कि लोकी की किस्मत होती है कि लोकी कभी मर नहीं सकता, जिंदगी उसकी किस्मत है, तो ये दोनों उसी चीज पर बात कर रहे होते हैं। वहीं पर एक तरफ तो मेन लोकी सिल्वी से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद में तुम क्या करोगी? तो सिल्वी उसे कहती है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद में समय रक्षकों को जान से मारूंगी, क्योंकि आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी मुसीबतें आई हैं ये सिर्फ और सिर्फ समय रक्षकों की वजह से आई है। और वहीं पर अब मोबियस भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहां पर सिल्वी कहती है कि मेरे पास में एक टैम्पैड है, अगर इसकी मदद से तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो तो अभी के भी जा सकते हो। और वो अपना टैम्पैड लोकी को दे देती है, मगर लोकी कहता है मुझे तुम पर विश्वास है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वो टैम्पैड मोबियस को दे देता है और मोबियस उस टैम्पैड का यूज करते हुए दोनों को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। और अब यहाँ से सिल्वी और मेन लोकी अब उस एलॉयथ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर बाकी बचे हुए ओल्ड, चाइल्ड और एलिगेटर लोकी निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओल्ड लोकी को यह फील होता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब एक तरफ तो सिल्वी और साथ ही लोकी अपनी एन्चेंटमेंट पावर के साथ में एलॉयथ का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर अब अपना ओल्ड लोकी अपनी इल्यूजन वाली पावर से एक बहुत ही बड़ा एसगार्ड क्रिएट कर देता है। ये इतना बड़ा इल्यूजन होता है कि एलॉयथ जो कि इन दोनों को मारने आने वाला होता है वो उस एसगार्ड को देखकर उसी पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद में अब ओल्ड लोकी की पावर भी कम होने लगती है और वो
इल्यूजन भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यहाँ लेजेंड लोकी और साथ ही सिल्वी अपनी पूरी ताकत के साथ में एलॉयथ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब ओल्ड लोकी भी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, मगर वो इतना ज्यादा थक चुका था कि एलॉयथ का सामना नहीं कर पाता और एलॉयथ उसे वहां से जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर अब सिल्वी और लोकी उस पर फाइनली कब्जा पाई लेते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें उसके अंदर एक क्लियर रास्ता दिखाई पड़ता है, जो कि उसी कैसल यानी कि उसी किले का होता है जहां पर माइट भी हो सकते हैं वो सारे के सारे समय रक्षक। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आज हम इसके सीजन 1 एंड द लास्ट एपिसोड यानी कि 6th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से लोकी और साथ ही सिल्वी ने एलॉयथ को अपने वश में करके उस बड़े से पर्पल बादल के अंदर से उस कैसल यानी कि शून्य के अंत में जाने का रास्ता खोज लिया था, जहां पर वो समय रेखा के क्रिएटर से मिलने के लिए पहुंचने वाले थे। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। और इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक के जितने भी एपिसोड्स मैंने देखे, पर्सनली गाइज ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड रहा है, क्योंकि इसके अंदर इतना सस्पेंस कूट कूट के भरा है कि आप हर मोमेंट पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फाइनली इसके आगे वाले सीजन्स या फिर आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जहां पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा सौर मंडल जो कि जूम होते होते अब पूरे गैलेक्सी की एक झलक दिखलाता है। और वहीं पर हम देख पाते हैं समय की शाश्वत रेखा को, जो कि अभी एक ही धारा में बह रही होती है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है उन्हीं बादलों के अंदर उस कैसल पर, जहां पर अब लोकी और साथ ही सिल्वी पहुंच चुके होते हैं। उन्हें अपने सामने एक काफी बड़ा दरवाजा दिखाई पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि लात मारकर तोड़ दें, मगर तभी लोकी कहता है कि क्या पता ऐसा करने पर कोई और बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए। मगर जब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी ऑटोमेटिकली वहां का दरवाजा खुल जाता है और मिस मिनट आकर उन्हें ग्रीट करती है। ये दोनों ही वहां पर मिस मिनट को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। और तभी मिस मिनट उनसे कहती है कि इस समय रेखा की क्रिएटर, जिनका नाम है ही हेरोमेंस, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो लोकी को लगता है कि ये उनकी एक चाल है, इस वजह से वो उसकी बातों में नहीं आता। मगर तभी वहां पर मिस मिनट कहती है कि क्या हो कि अगर हम आपको आपके टाइमलाइन में वापस भेज दें। हम जानते हैं कि आपने काफी मुसीबत उठाकर इस शून्य को पार करके एलॉयथ को हराकर इस पूरे कैसल में आने की हिम्मत जुटाई है, तो इसके बदले में आप अपनी जिंदगी तो जी ही सकते हैं। तो क्यों ना मैं आपको आपकी टाइमलाइन के अंदर वापस भेज दूं, जहां पर आप न्यूयॉर्क की बैटल में लड़ाई को जीत कर वहां पर राज कर सकते हैं, या फिर सीधा थैनोस को ही मारकर अपनी मौत का अंत कर सकते हैं। और या फिर कैसा हो कि आपके पास में सारी की सारी अनंत मणियां आ जाए। वहीं पर मिस मिनट सिल्वी को भी कहती है कि अगर कैसा हो कि तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाए, अगर कैसा हो कि तुम दोनों को ही एक ही जगह पर एक ही समय रेखा में भेज दिया जाए, जिससे कि तुम्हारे सारे सपने भी पूरे होंगे, तुम्हारा अकेलापन भी दूर होगा और जो तुम हमेशा से चाहती थी यानी कि अपनी खुद की एक लाइफ, तुम वो भी एंजॉय कर पाओगी। मगर वो दोनों ही उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है टीवी के अंदर, जहां पर अब रवोना रेंसले अपनी कुछ पुरानी फाइल्स को डाउनलोडिंग पर लगाकर बैठी थी, जो कि उसने मिस मिनट को कहा था कि उसे समय की शुरुआत से लेकर सारी फाइल्स चाहिए। और तभी वहां पर मिस मिनट आ जाती है, तो रवोना उससे कहती है कि क्या तुमने वो सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली। मगर तब वहां पर मिस मिनट उससे भी धोखा दे देती है और कुछ फेक फाइल्स उसे लाकर पकड़ा देती है और कहती है कि मुझे उन्होंने तुम्हें यही फाइल्स देने के लिए कहा है। तो रवोना कहती कि आखिर तुम्हें किसने कहा है, मगर मिस मिनट उसकी बात का बिना जवाब दिए वहां से गायब हो जाती है। अगले ही पल हमें दिखाए जाते हैं लोकी और साथ ही सिल्वी, जो कि अपनी तहकीकात करते हुए उस कैसल के अंदर और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और तभी उनके सामने का दरवाजा खुलता है, जिसमें से निकलता है इस पूरे शाश्वत समय रेखा का क्रिएटर, जिसका नाम होता है ही हेरोमेंस। तो दोनों उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो एक नॉर्मल इंसान लगते हो। और तभी सिल्वी उस पर जानलेवा हमला करती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि हेरोमेंस के पास में तो समय का पहले से ही ज्ञान होता है कि कौन सा वार किस समय पर किस दिशा से आने वाला है, और वो अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है। और अब जैसा कि उसे सारे समय, सारी टाइमलाइंस और होने वाले हादसों के बारे में पता होता है, तो वो लोकी और सिल्वी को कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी देर शांत बैठकर आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाएं। तो वहां पर लोकी और सिल्वी को उस पर तो विश्वास ही नहीं होता और वो उसे बार बार झूठा बोलने लगते हैं। मगर तभी वहां पर वो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुझे मारने की सारी चालें फेल होने वाली है। वहीं पर अगेन हमें दिखाया जाता है टीवीए, जहां पर अब रवोना रेंसले के ऑफिस में पहुंच चुका होता है मोबियस। और अब मोबियस के हाथ में वही टैम्पैड होता है जिसकी वजह से वो उसे खत्म करने ही वाला होता है। मगर तभी रवोना उससे कहती है कि मैं जब तक टीवी की सच्चाई नहीं जानती तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यहाँ तक कि अब मैं तुम्हें भी एक टाइम लूप में फंसा दूंगी। मगर तब मोबियस उसे कहता है कि अगर तुम भी इस बात की सच्चाई जानना चाहती हो, मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। मगर रवोना उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और वहां से निकल जाती है। वहीं पर मोबियस अपना एक और हुक्म का इक्का निकालता है, जो कि और कोई नहीं, वो होती है हंटर B-15। और
और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सन 2018 में फेरामेंट ओहायो में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर B-15 ओहायो स्टेट की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रवोना रेंसली एक टीचर है और वहाँ पर अब टीवी के कुछ पुलिस वाले भी समय रेखा को तोड़ने की वजह से हंटर B-15 को पकड़ने आए होते हैं। तो रवोना उन्हें देखकर कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ स्कूल के अंदर ये सारे नाटक नहीं चलेंगे। अब एक तरफ तो टीवीए का बंदा ये सोचकर हैरान हो जाता है कि आखिर हमारी जज रवोना रेंसले यहाँ पर कैसे है। वहीं पर B-15 अब उसे ही समझाने लगती है कि हम जितने भी लोग हैं हमें समय रक्षकों ने नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने तो हमें अगवा करके यानी कि हमारी पर्सनल जिंदगी से हमें उठाकर वहाँ टीवीए में काम करवाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ कैसल में लोकी, सिल्वी और साथ ही हॉरेमेंस के बीच में ये बातें चल रही होती है कि शून्य के आगे ये जो कैसल है इसका सबसे बड़ा क्रिएटर मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ जिसने अभी तक इन सारे के सारे समय रक्षकों को बनाया और उन तीनों समय रक्षकों ने इस पूरे टीवीए को क्रिएट किया। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर लोकी और साथ ही सिल्वी को तो उसकी जान लेनी थी, क्योंकि ये सारे के सारे हादसे और ये सारी की सारे इंसिडेंट्स सब कुछ इसी हॉरेमेंस की वजह से ही हो रहा था। इसलिए सिल्वी तो इसे जान से मारना ही चाहती थी। मगर तभी वहां पर वो अपना एक पास्ट बताता है और बताता है कि युगों पहले, आज से 31वीं सदी के अंदर उसी का एक रूप इंसानी शरीर में था, जो कि एक साइंटिस्ट था, और उसी साइंटिस्ट ने अपने ग्रह के बारे में पता कर लिया था और ये पता लगा लिया था कि उसी की तरह गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कई सारी है, जो कि पैरेलल टाइम में हमारे साथ साथ चल रही है। अब यहाँ पर इसी हॉरेमेंस के कई और वेरिएंट्स यानी कि कई और दूसरे रूप भी होते हैं, जो कि अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग गैलेक्सीज में, अलग अलग ग्रहों में मौजूद होते हैं। और उन्हीं में से जब कुछ वेरिएंट्स को यानी कि उसी के रूपों को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए धरती पर आते हैं। उसे देखकर उसके बालों, नाक, कान, जूते, बाल और साथ ही उसके काम की तारीफ करने लगते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसके सभी रूपों को ये लगने लगता है कि हम सबसे ज्यादा बेहतर हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रह को ही एग्जिस्ट करने का हक होना चाहिए, दूसरे ग्रहों को नष्ट हो जाना चाहिए। और इसीलिए अब हर कोई वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेनेट को बचाने और दूसरे प्लेनेट्स को तबाह करने में लग चुका होता है। तो लोकी उससे पूछता है कि आखिर तुम डरते किस बात से हो। तो हॉरेमेंस बताता है कि मुझे लगता है कि शायद मेरा सबसे बड़ा डर मैं खुद ही हूँ, क्योंकि जितना दुष्ट तुम अभी मुझे देख रहे हो, तो सोचो अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझसे बड़े और दुष्ट कितने तुम्हारे सामने आएंगे, तुम इसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो सिल्वी उसे कहती है कि आखिर यही अंत है, शून्य के बाद तो हमारी तुमसे मुलाकात होने के बाद में क्या बस हमें यही सुनना था, इसकी वजह से हम यहाँ तक आए। तब वहाँ पर हॉरेमेंस उसे कहता है कि लेमेंटिस 1 वो ग्रह जो चांद से तबाह होने वाला था, वहाँ पर तुम्हें किसने बचाया? मैंने बचाया। वापस से तुम दोनों जब शून्य में आए थे और जब एलॉयथ तुम्हें खाने वाला था, तो उससे तुम्हें किसने बचाया? उसके पीछे भी मैं ही हूँ, ये सारा करता धरता मैं ही हूँ और मैंने ही तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। तो सिल्वी कहती है कि अब तो तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा अंत नहीं होगा तब तक टीवी में फंसे लोग अपनी वापस से जिंदगी में नहीं जा सकते। तब वहाँ पर हॉरेमेंस यहाँ पर एक काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील करता है और कहता है कि तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मुझे मारो जिससे कि पूरी की पूरी शाश्वत समय रेखा का सत्यानाश हो जाएगा और मेरे ही काफी दुष्ट वेरिएंट तुम्हारे सामने आकर तुम्हें और साथ ही तुम्हारी दुनिया को खत्म कर देंगे, और या फिर दूसरा रास्ता है कि मेरी जगह ले लो और टीवी में जाकर हुक्म चलाओ, पूरी की पूरी टीवी तुम्हारे ही अकॉर्डिंग तुम्हारा काम करेगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तब वहां पर सिल्वी और लोकी आपस में बातचीत करते हैं। तो लोकी कहता है कि ये बंदा सच बोल रहा है और हमें इसकी बात माननी चाहिए, हमें इसे जान से नहीं मारना चाहिए। मगर सिल्वी के साथ में जो इतना बुरा हुआ था, बचपन से उसने जो एक चोरों की जिंदगी जी थी, एक मक्कारी के साथ में पूरी दुनिया में दर बदर भटकती रही थी, और उसके मन में इतना गुस्सा था कि वो हैंड टू हैंड हॉरेमेंस को जान से मारकर ये सारा का सारा खेल खत्म कर दे। मगर तभी लोकी और साथ ही सिल्वी के बीच में इस बात पे जंग छिड़ जाती है कि उसे मरना चाहिए या नहीं। अब उन दोनों की फाइट को बैठा बैठा हॉरेमेंस बैठकर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहा था, ना ही दोनों को रोक रहा था और ना ही दोनों को कोई सजेशन दे रहा था। और उन दोनों की चलती हुई तगड़ी लड़ाई के बीच में अब समय जो कि शाश्वत था उसके अंदर चेंजमेंट आने स्टार्ट हो चुके थे, और वहां पर लोकी नहीं चाहता था कि हॉरेमेंस जान से मारा जाए, इसलिए वो अपना हथियार त्याग देता है और खुद ही मरने के लिए सामने आ जाता है और सिल्वी को कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इसे जान से मत मारो, हम दोनों मिलकर इस पूरी टीवी पर राज कर सकते हैं। मगर सिल्वी का तो कुछ और ही मानस था और वो वहां पर लोकी को वापस से टीवी में भेज देती है और ही हॉरेमेंस को अपनी ही तलवार से जान से मार डालती है। अब यहाँ पर जैसे ही उसका कत्ल होता है, वहां पर पूरी की पूरी टाइमलाइन का सत्यानाश हो जाता है, पूरी की पूरी टाइमलाइंस बिगड़ जाती है और अलग अलग समय रेखाएं बनने लगती है। और यहाँ जब लोकी टीवी के अंदर आ चुका होता है तो टीवी के अंदर भी हड़कंप मचा होता है, क्योंकि उनकी स्क्रीन पर दिख रहा होता है कि समय काफी अलग अलग धाराओं में बह रहा है। तो हर कोई अब उन समय को वापस से ठीक करने के लिए
लिए अपने डिवाइस का यूज करने के लिए अलग अलग टाइमलाइन में जाने लगते हैं। मगर तभी लोकी आकर मोबियस से मिलता है और कहता है कि वो काफी बुरा है, काफी खतरनाक है और उसके मरने के बाद तो न जाने इस दुनिया में कितने बड़े बड़े खतरे आने वाले हैं, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। मगर तब वहां पर मोबियस उससे कहता है कि हाँ आप एक आर्कियोलॉजिस्ट है और आपकी बातों को हम समझ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मगर ये तो बताइए कि आखिर आप हैं कौन। और जब लोकी इस बात को सुनता है तो उसके तो बिल्कुल दिमाग के प्लग उड़ जाते हैं। तो वो सोचता है कि आखिर ये मोबियस क्या कह रहा है, मोबियस तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। और जब वो अपनी नजर फिराकर उनके मेन हेडक्वार्टर्स को देखता है तो पता चलता है कि वहां पर 3 समय रक्षक नहीं बल्कि जिस शख्स की मूर्ति है वो और कोई नहीं बल्कि ही हॉरेमिन्स है। इसका मतलब यह था कि अब सिल्वी ने उसे किसी और ही टाइमलाइन में भेज दिया था जहां पर समय रक्षक नहीं बल्कि हॉरेमिन्स का TVA क्रिएट हुआ था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में इसका अगला सीजन जल्दी आएगा और जैसे ही आएगा मैं आपके सामने काफी अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और साथ ही रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड थैंक्स अगेन गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।